तो लेट अस स्टार्ट विथ रिएक्शन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट 1 में जो सबसे पहला पार्ट है ORM1 जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1, इसमें हम लोग को खास करके सीखना है होमोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। और इसके बाद दो एडिशनल टर्म है। एक टर्म है न्यूक्लियोफिलिसिटी और दूसरा टर्म है लीडिंग प्रोटॉनिटी। तो अभी जो अपनी क्लास है, आज का क्लास और आने वाला एक दो क्लास, वो इसी पर फोकस करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, हम लोग को ORM1 में ये सारे जो टर्म्स हैं यही बेसिक टर्म है और इसको बिल्कुल क्लियरली आपको समझना चाहिए। ये फाउंडेशंस है, क्योंकि आगे हम कहीं भी बढ़ेंगे तो हर छोटी छोटी बात को खास करके न्यूक्लियोफिलिसिटी और इसके साथ एसिड और बेस, ये जो टर्म है इनका हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग को एसिड बेस पहले से पढ़ा हुआ है। तो इसके बाद ये जो बाकी रिमेनिंग टर्म है होमोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिसिटी और लीडिंग, तो इसके बारे में हम लोग को अब आज की क्लास में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं क्लीवेज से, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो सबसे पहले होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। अब यहां पर ये सबसे पहला जो कंसेप्ट है, क्लीवेज का मतलब है, क्लीवेज और बॉन्ड का मतलब है तो बॉन्ड का डिसोसिएशन। क्लीवेज और बॉन्ड का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना। और इससे हम लोग को कई सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन में तो कहीं मैथमेटिक्स तो होता नहीं है, कोई इक्वेशन होता नहीं है, तो हम लोग को जो क्वेश्चन बनाने होते हैं तो उसमें कंडीशंस को देखना पड़ता है। तो इससे हम लोग ये पकड़ पाते हैं डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड्स कि मैकेनिज्म कैसा होगा। मतलब समझना कि अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक के जो हमारे स्पेसीज हैं, अधिकांश स्पेसीज हमारे आयोनिक है, ये सीधा सीधा आयंस में टूट जाते हैं, रिएक्शन फास्ट होता है। और जहां हम ऑर्गेनिक में जाते हैं तो बॉन्ड्स जो है वो माइक्रोटोमैन, और ये इतनी आसानी से आयंस में टूटेगा नहीं, तो रिएक्शंस भी स्लो होगा और एट द सेम टाइम उस बॉन्ड को डिसोसिएट करना होगा, तभी तो वो स्पेसिफिक रिएक्शन में बात होगी। तो इस बात को ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब तक बॉन्ड को डिसोसिएट नहीं करेंगे, वो चाहे कोलिजन के कारण हो, लाइट के कारण हो, हीट के कारण हो, पर्पस जो भी हो, मेथड जो भी हो, लेकिन अनलेस एंड अंटिल दे डिसोसिएट टू दैट बॉन्ड, द बॉन्ड्स दे आर अनरिएक्टिव। वो सिंपल एग्जांपल है, हमारे पास मान लिया जाए कि न्यूट्रल CH4
समझो मीथेन में CH4 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड काफी स्मॉल है, ऊपर से सिग्मा बॉन्ड है, और यहां पे पोलर भी नहीं है। आवाज क्लियर आ रही है? पहले क्या है? 4:25 ओके राइट ना, ठीक है। ठीक है, लोगों देखते आवाज नहीं आ रही हो। कुछ दूसरा देखो कहां से था। ये है कैप्चर इनपुट सिस्टम को, ओके हाँ आवाज आ रही है, वो थोड़ी हार्श आवाज आ रही है, साउंड बढ़ा दिया उसको, ऑटो करो। ओके इसे कम कर दो। हाँ आवाज आ रही है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम में साउंड? नो सर, आप ठीक है ना? चलो ओके सही है, गुड। तो ठीक है, तो हम लोग बात करते क्लीवेज ऑफ बॉन्ड की। जस्ट अभी हमने शुरुआत ही किया था कि जो बॉन्ड का डिसोसिएशन है, इनऑर्गेनिक में बॉन्ड तो आयनिक होते हैं, मॉलिक्यूल्स आयनिक होते हैं, स्पेसीज मोस्टली आयनिक होते हैं, आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। और ऑर्गेनिक में जो हमारे स्पेसीज हैं वो अधिकांश तो वैलेंट हैं, थोड़े बहुत पोलर बॉन्ड्स हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में बात कर रहा हूं कि मीथेन है हमारे पास। अब यहां देखो कि वेरी वेरी स्मॉल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी नहीं है। यहां पे हमारे पास पोलरिटी भी नहीं है, आयनिक तो है ही नहीं, और इसके साथ साथ यहां पर कोई ऐसी विशेष पोलरिटी भी नहीं है। तो अब खुद समझो कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। न तो कार्बन पे कहीं कोई पोलरिटी है, ना हाइड्रोजन पे पोलरिटी है, ना आयंस है। हाउ दे रिएक्ट? तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ने क्या जा रहे हैं? पढ़ने यही जा रहे हैं कि ये अगर किसी रिएक्शन में भाग लेता है तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसके बारे में एक एक बार समझनी पड़ेगी, और ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डिसोसिएट करेगा, रिएक्शन में कैसे भाग लेगा। तो सबसे पहली बात आती है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। इसके बॉन्ड किस तरीके से टूट सकते। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड है ये दो तरीके से। दिस इज ऑफ टू टाइप, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब हुआ इक्वल डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड। होमो मीन्स इक्वल, और हेट्रो मीन्स अनइक्वल। तो कंसेप्ट ये निकल के आ गया कि जो बॉन्ड का डिसोसिएशन है दो तरीके से होता है, एक होमो
इक्वल तरीके से लाइटिक मीन्स डिसोसिएशन, लाइटिक का मतलब होता है डिसोसिएशन। बॉन्ड बराबर बराबर टूटते हैं। और केस नंबर 2 हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन, कि बॉन्ड बराबर नहीं टूटते, अनइक्वल तरीके से टूटते हैं। तो ये दो टर्म हम लोग को सबसे पहले सीखना है, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमोलाइटिक डिसोसिएशन के बारे में। ये जो अपना होमोलाइटिक डिसोसिएशन है, अब यहां ध्यान देना, कुछ बातों को समझना, ठीक है? साउंड प्रॉब्लम है क्या? खटखटाहट है? कहाँ दिक्कत आ रही है? ये इसे देखो तो, अब देखो तो, हाँ। अब यह ध्यान देना है, होमोलाइटिक की बात कर रहे हैं। होमोलाइटिक अब इस जगह पे देखो, ये बहुत सिंपल टर्म है, और किताबों में या और भी लोग इसको एक लाइन लिख के चले गए कि इक्वल डिसोसिएशन। तो ये तो हम जान गए, लेकिन यहां ध्यान रखना, इसी जगह पे हम लोग को इंफेसिस देना है। जो इक्वल डिसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं, ये तो डेफिनेशन हो गया। यहां से इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि अगर किसी बॉन्ड में मान लिया जाए कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जहां पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस कम हो, इवन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस कम हो, तो वैसे केस में हम लोग इक्वल डिसोसिएशन का सहारा लेते हैं, रिएजेंट ऐसा चुनते हैं कि जो इन बॉन्ड्स को बराबर बराबर तरीके से तोड़ सके। मतलब सीधी सी बात है, अब चूंकि बॉन्ड स्ट्रांग है, बॉन्ड स्ट्रांग भी है, और बॉन्ड में आप मान के चलो कि कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, तो पोलरिटी नहीं है, तो वैसे केस में बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास जो स्पेसिफिक कंडीशंस यूज करते हैं, पहला नंबर, सबसे पहला कंडीशन है लाइन। खास करके अगर यू भी लिखा रहा, इसका मतलब कि गारंटेड। अब समझना, मैं फिर तुमको समझा रहा हूं, दिस इज द हिंट। यही हिंट है, ऑर्गेनिक समझने का एक तरीका है कि आपको इसको पकड़ना पड़ेगा कि अगर किसी जगह पे लाइट दिया हुआ हो, अगर किसी जगह पे लाइट दिया हुआ हो, तो इसका मतलब कि वो लाइट जो है वो रिएक्शन कैसे जा रहा है, तो वो होमोलाइटिक डिसोसिएशन से जा रहा है, बॉन्ड बराबर बराबर। दूसरा, हीट, स्ट्रॉन्ग हीट, खास करके वार्मिंग नहीं, मैं वार्मिंग की बात नहीं कर रहा हूं, नॉट वार्मिंग, वार्म करने के बाद स्ट्रॉन्ग हीट, अगर कहीं लिखा हुआ 300 डिग्री सेल्सियस प्लस, तो ये अपने आप में हिंट है कि रिएक्शन में हम बॉन्ड डिसोसिएशन जो हमारे पास जा रहा है वो कैसा हो रहा है, इक्वल डिसोसिएशन। और तीसरा केस, अगर कहीं कोई रेडिकल यूज कर लिया, रेडिकल का मतलब स्पेसीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर किसी जगह पे कोई ऐसा स्पेसीज यूज किया गया कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो खुद रेडिकल हो,
तो हम उम्मीद ये करेंगे कि ये रिएक्शन होमोलाइटिक क्लीवेज से जाएगा। मतलब मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो पढ़ा आपने अच्छी बात है, लेकिन ये जो बातें हैं यही हिंट है, यही आपके काम का है, और इसको अपने को दिमाग में रखना है। यही काम का कि जहां जहां ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अगर लाइट का यूज होता है, अगर हीट का यूज होता है, खास करके 300 डिग्री सेल्सियस रेडिकल्स का यूज होता है, वैसे और भी कंडीशंस है, रेडॉक्स कंडीशंस भी हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइसिस भी है, लेकिन इन कंडीशन में हम लोग को तुरंत वर्ग में समझना पड़ेगा, दिमाग में डालना पड़ेगा कि ऐसा रिएक्शन कहां से जा रहा है, तो होमोलाइटिक डिसोसिएशन से जा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब यहां ध्यान, अब इस केस में अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। तो होमोलाइटिक डिसोसिएशंस में हो क्या रहा है और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से आ सकते हैं। अब जैसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हीट में टूटता है तो कार्बन पे क्या बन जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां ध्यान रखना, इसी बात को समझना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, हमने क्या कहा, होमोलाइटिक बॉन्ड का डिसोसिएशन बराबर। तो अगर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ कार्बन के पास जो भी कंडीशन हो, नाउ दिस हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हम इसे कहेंगे रेडिकल। तो ऑर्गेनिक, ध्यान रखना, रेडिकल शब्द जो है, और रेडिकल शब्द का मतलब इनऑर्गेनिक के सेंस में अगर हम करेंगे तो इसका मतलब कैटायन भी है, एनायन भी है। और ऑर्गेनिक में अगर हम यूज कर रहे हैं रेडिकल, तो रेडिकल मीन्स स्पेसीज भी होता है, और रेडिकल मीन्स ऐसा स्पेसीज होता है जिसके पास केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ रेडिकल कहने का मतलब है स्पेसीज विथ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हाइड्रोजन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये बन गया हाइड्रोजन। तो होमोलाइटिक क्लीवेज की क्या विशेषता हुई, तो होमोलाइटिक क्लीवेज में बॉन्ड बराबर बराबर टूटता है, हीट से टूट रहा है। अब अगर यहाँ केमिस्ट्री आ गया, यहाँ पे और उनका कोवेलेंट बॉन्डिंग आ गया कि हीट देने से क्या होगा, कि हीट देने से बेसिकली जो हीट है, इसका जो थर्मल स्ट्रेचिंग है, तो जैसे ही वो थ्रेशोल्ड को पार करेगा, ये बराबर बराबर टूट। और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है कि हीट देने से, समझना, एक तो कंसेप्ट आ गया कि हम फोर्स कांस्टेंट का कंसेप्ट ले सकते हैं, यहाँ स्प्रिंग है वो बराबर बराबर टूट गया। और दूसरा कंसेप्ट है कि इसके बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए, द बॉन्ड विल डिसोसिएट इक्वली एंड वी आर गेटिंग रेडिकल्स। तो जहां कहीं भी अगर क्लोरीन एंड क्लोरीन, now here we are also getting chlorine radicals. Bromine Br2 and heat, here we are getting bromine radical. तो यहां पर आपके लिए जो हिंट है वो ये है कि रेडिकल्स का मतलब यह हो गया कि स्पेसीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात यह हो गया कि ये जो स्पेसीज है इसके लिए कंडीशंस क्या है, तो कंडीशन है लाइट, हीट एज वेल एज अदर रेडिकल सेंसिटाइजेशन। तो इस बात को ध्यान रखना है कि होमोलाइटिक क्लीवेज, पहले भी आपने देखा है इस बात को कि जब हम लोग GeO2 में कार्बोकैटायन रेडिकल कार्बेनाइन पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपने को क्या दिमाग में रखना है, अपने को मेमोराइज क्या करना है, तो अपने को मेमोराइज करना है ये कंडीशंस कि जब भी हम हीट देखें, लाइट देखें, रेडिकल्स देखें, अदर स्पेसीज, तो हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पर इस जगह पे रेडिकल्स बनने वाले हैं और ये रेडिकल फर्दर रिएक्शन में भाग लेंगे। दैट इज द अप्रोच। ये अप्रोच यही है कि होमोलाइटिक का हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देख रहे हैं कि हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन।
अब यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब हुआ कि अनइवन डिसोसिएशन अब जैसे किसी जगह पे मान लिया जाए कि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, तो यहां पर ये एज्यूम करना कि ये खुद ब खुद कार्बन पे प्लस बन जाएगा और क्लोरीन पे माइनस हो जाएगा, ये गलत एजम्पशन है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, आयोनिक नहीं है। यहां पर जो इनके बीच का कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो है, लेकिन इतने नहीं है कि वो डायरेक्टली इसे आयन में तोड़ दे। आयन में तोड़ने का मतलब है कि यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा, लैटिस बनेगा, उस लैटिस की एनर्जी से बॉन्ड टूट रहा है। मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी सप्लाई, या नहीं, अगर एक्वस मीडियम में है तो सॉल्वेशन से एनर्जी आ रही। अब मुद्दे की बात यह है कि कार्बन और क्लोरीन ये आयनिक फॉर्म में रहेगा नहीं, क्योंकि लैटिस से इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी और ना सॉल्वेशन होगा। तो अब यहां ऐसे केस में अब इनको अगर तोड़ना है तो हम लोग ऐसे केस में कुछ और कैटलिस्ट वगैरह का प्रयोग करते हैं, जैसे सिल्वर कैटलिस्ट। तो ये सिल्वर कैटलिस्ट की खास करके विशेषता है कि ये क्लोरीन को अपने साथ विड्रॉ करेगा और सिल्वर क्लोराइड के रूप में प्रेसिपिटेट करेगा। अब यहां ध्यान देना, यहां हमारे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में हम लोग ने एक बात देखा, डेफिनेशन देखोगे तो इतना ही काफी है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट गया, कार्बन प्लस बन गया, Cl माइनस बन गया। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन की बात करोगे तो बातें काफी दूर तक जाएंगी कि यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन है, वहां से एनर्जी मिल रहा है। तो कंसेप्ट क्या है कि हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, अनइवन डिसोसिएशन क्या बना, तो कैटायन है। तो ये जो कैटायन और एनायन है, ये किन केसेस में बनते हैं, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। इसके लिए भी कुछ कंडीशंस है कि कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए जो हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है, तो सबसे पहला फेवरेबल कंडीशन है पोलर बॉन्ड। अगर बॉन्ड में पोलरिटी नहीं है तो हम या सिल्वर लगा दें या किसी को भी लगा दें। तो यहां पे ध्यान रखना है कि पोलर बॉन्ड्स इज फेवरेबल, कि पोलर बॉन्ड के केस में हेट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की संभावना बनती है। केस नंबर 2, पोलर बॉन्ड के बाद हम लोग देखते हैं पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट से क्या होगा, जो हीट ऑफ सॉल्वेशन है, जो सॉल्वेशन एनर्जी आ रही है, हाइड्रेशन एनर्जी आ रही है, उससे ये निकल जाएगा। और पोलर बॉन्ड, पोलर सॉल्वेंट, इसके तीसरे नंबर पे देखेंगे तो कई सारे ऐसे कैटलिस्ट हैं। कैसे कैटलिस्ट? खास करके लेविस एसिड बेस। इनका काम है बॉन्ड को हेट्रोलाइटिक तरीके से तोड़ना। लेविस एसिड बेस बॉन्ड को हेट्रोलाइटिक तरीके से तोड़ने में मदद करते हैं। जैसे अब Cl एंड Cl, अगर हम इसमें AlCl3 लगा दें, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा अच्छा रिएक्शन है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
और एसाइलेशन भी उस जगह पे इसका यूज होता है। AlCl3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये बगल वाले क्लोरीन से एक लोन पेयर लेता है और बॉन्ड को, जो हमारे पास, यहाँ ध्यान देना, ये बॉन्ड हमारा नॉन पोलर है और इस बॉन्ड को स्ट्रांगली पोलराइज कर, जैसे ही इसने एक पेयर इलेक्ट्रॉन दिया तो अब यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। अब ये जो क्लोरीन है, बीच वाला क्लोरीन, अभी दुविधा की स्थिति में है कि या तो हम इसके साथ जाए या इसके साथ जाए। तो ये बॉन्ड अगर डिसोसिएट करता है तो नाउ दिस विल गिव Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो डिफिनेशन देखा और अब हम लोग रुकेंगे थोड़े 5 मिनट के लिए, फिर इसके बाद आगे शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड सो ऑन। ओके, थैंक यू। बंद कर दो।